हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद शैम्स। आइए आज एक और लैंडमार्क केस की बात करते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है। ये मंडल कमीशन बनाया गया था 1979 में उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा। ये केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इस केस ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू को एड्रेस किया था, एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन, जिसकी वजह से इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसीज पर इसका बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा था। हालांकि इस केस के चलते बहुत सी डिबेट सामने आई थी और लीगल चैलेंजेस भी सामने आए थे। तो चलिए बात करते हैं इस केस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मंडल कमीशन कैसे बना था, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1979 में बनाया गया था, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए। ये कमीशन बनाया था बीपी मंडल ने, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव था बैकवर्ड क्लासेस द्वारा इनइक्वालिटी को फेस करने वाले इशू को एड्रेस करना। इस कमीशन का बनना इंडिया में सोशल जस्टिस की तरफ बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप बढ़ना था। अब जानते हैं इस मंडल कमीशन द्वारा रिकमेंडेशंस के बारे में। नाइनटीन 1980 में मंडल कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें यह रेकमेंड किया गया था कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन हो। अब इस प्रपोजल से शुरुआत हो गई पॉलिटिकल डिबेट्स की और पब्लिक रिएक्शंस की। किसी ने इस मूव को सपोर्ट किया, ये मानते हुए कि इससे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। वहीं कुछ लोगों ने इसको अपोज भी किया, क्योंकि इससे उनको लगा कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होएगा। 1990 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे कि पूरे देश में अनरेस्ट हो गया और प्रोटेस्ट हो गई। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और तभी इस केस का जन्म हुआ, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आइए अब जानते हैं ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की इंदिरा साहनी जी के बारे में। ये बाय प्रोफेशन सीनियर एडवोकेट थी, जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी मंडल कमीशन द्वारा रिकमेंडेशंस को प्रपोज करने के अगेंस्ट। इन्होंने कोर्ट द्वारा मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंटेशन को चैलेंज किया था। इस केस ने रिजर्वेशन पॉलिसी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्वेश्चन किया और ये कहा कि सोशल जस्टिस और मेरिटोक्रेसी में बैलेंस होना चाहिए, एक सही तालमेल होना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस केस के की जजमेंट्स के बारे में और उन प्रिंसिपल्स के बारे में जो इस केस द्वारा एस्टैब्लिश किए गए। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सबसे पहले जानते हैं कास्ट और बैकवर्डनेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 16 नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जिसमें गवर्नमेंट के ऑर्डर को मानते हुए कोर्ट ने कहा कि कास्ट एक बैकवर्डनेस का इंडिकेटर है, जो कि बहुत एक्सेप्टेबल है। इस कोर्ट डिसीजन ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को वैलिडेशन दी, जिसमें ओबीसीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन की बात की गई थी। कोर्ट के इस जजमेंट ने सोशल बैकवर्डनेस को रिजर्वेशंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताया। आइए अब जानते हैं क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट के बारे में। इस केस के द्वारा कोर्ट ने बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया, जिनमें से एक था क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का मकसद था ओबीसीज में से एफ्लुएंट मेंबर्स को एक्सक्लूड करना, जिससे वो होने वाले रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को अवेल ना कर सके। अब इकोनॉमिक कंडीशंस में बहुत सी चेंजेस के चलते इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा रिवाइज किया गया। कोर्ट ने रिजर्वेशन के एक्सटेंट पर एक लिमिट सेट की। ये कहा गया कि 50% से ज्यादा की सीट्स रिजर्व नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए किया गया जिससे कि रिजर्वेशन सिस्टम मेरिटोक्रेसी पर इम्पैक्ट ना करे, उसे अंडरमाइन ना करे। मेरिटोक्रेसी मतलब अपनी मेहनत से, ना कि रिजर्वेशन के बेसिस पे कहीं पर सिलेक्शन को पाना। आइए अब जानते हैं कि इस केस में दिए गए जजमेंट के बाद रिजर्वेशन पॉलिसीज में क्या चेंजेस आए। इस केस में रिजर्वेशन पॉलिसीज में सबसे बड़ी चीज ये सामने आई कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन पर एक लिमिट सेट हुई। 50% से ज्यादा की सीट्स रिजर्वेशन के लिए नहीं हो सके, तो रिजर्वेशंस में 50% कैप का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये कैप इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया जिससे एफर्मेटिव एक्शन और मेरिटोक्रेसी के बीच में एक बैलेंस बनाया जा सके। अब जानते हैं कि इस केस ने सोशल इक्विटी पे क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डाले।
इस केस में दिए गए जजमेंट का मकसद था जो सही में सोसाइटी की नीडी क्लासेस थी उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। लेकिन इस केस के ऊपर बहुत सी डिबेट्स भी हुई, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट की इफेक्टिवनेस और 50% कैप की इफेक्टिवनेस के ऊपर। कुछ लोगों ने माना कि इन मेजर से बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच सामने आई जिससे सभी का भला हो सके। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये मेजर्स हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एड्रेस करने में फेल हुए हैं, कम रहे हैं। इस केस ने बहुत से लीगल डेवलपमेंट्स को भी इन्फ्लुएंस किया और शेप अप किया इंडिया के लीगल लैंडस्केप को, स्पेशली रिजर्वेशन पॉलिसीज को। अब आइए जानते हैं नोटेबल केसेस के बारे में जो इस केस के जजमेंट के बाद सामने आए। (1992) के वर्डिक्ट के बाद बहुत से केसेस ने इंदिरा साहनी के केस को रेफर करते हुए रिजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस किया। फॉर एग्जांपल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के एक्सक्लूजन को रीअफर्म किया, अदर बैकवर्ड क्लासेस में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को भी इंक्लूड किया। ये डिसीजन बहुत ही क्रूशियल था अफर्मेटिव एक्शन और मेरिटोक्रेसी के बीच में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। आइए अब जानते हैं इस केस द्वारा लाए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और लेजिस्लेटिव चेंजेस के बारे में। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के जजमेंट ने प्रॉम्प्ट किया कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। इन अमेंडमेंट्स में से बहुत ही नोटेबल अमेंडमेंट था 1995 का 77th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने अलाउ किया SC/ST के प्रमोशंस में रिजर्वेशंस को। इंदिरा साहनी केस में जो लिमिटेशन सेट की गई थी, इस अमेंडमेंट एक्ट ने डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्ड किया और इंडियन लीगल सिस्टम के डायनामिक नेचर को शोकेस किया। आइए अब जानते हैं इस केस के जजमेंट के जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस और क्लैरिफिकेशंस के बारे में। कई साल जुडिशरी ने इस केस द्वारा एस्टैब्लिश किए गए प्रिंसिपल्स के इंटरप्रिटेशंस और क्लैरिफिकेशंस को प्रोवाइड किया। इन इंटरप्रिटेशंस ने रिजर्वेशन पॉलिसीज के एप्लीकेशंस को और रिफाइन किया, ये इंश्योर करते हुए कि ये सोशल इनइक्वालिटीज के इशू को एड्रेस करने में बहुत ही इफेक्टिव हो। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस ने बहुत सी पॉलिटिकल डिबेट्स को जन्म दिया, बहुत सी कंट्रोवर्सीज को भी जन्म दिया और क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली होना ही था। आइए बात कर लेते हैं इन कंट्रोवर्सीज के बारे में और क्रिटिसिज्म्स के बारे में। ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेशंस तो होने ही थे, कंट्रोवर्सीज तो होनी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल और सोशल बैकलैश की। कई पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल ग्रुप्स ने आर्ग्यू किया कि इस जजमेंट से सोसाइटी के फर्दर डिविजन्स होंगे कास्ट लाइंस के बेसिस पर। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस होने लग गए। इस रिजर्वेशन के इशू से बवाल खड़ा हो गया पूरे देश में। सबसे ज्यादा हीटेड डिबेट थी एफर्मेटिव एक्शन और मेरिटोक्रेसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। क्रिटिक्स का कहना था कि रिजर्वेशन से मेरिटोक्रेसी पर बहुत ही गंदा असर पड़ रहा है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा वो सामने नहीं आ पाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो डिजर्व नहीं करता होगा उसका सिलेक्शन होगा, जिससे कि पब्लिक सर्विसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का स्टैंडर्ड बहुत ही गिर जाएगा। जब एक डिजर्विंग कैंडिडेट जो कि अपने मेरिट के बेसिस पे सामने आता है, उसकी सीट किसी ऐसे को दे दी जाए जो डिजर्व ना करता हो, मेरिटोरियस ना हो, तो फिर पब्लिक सर्विसेज का स्तर तो डाउन होना ही है। वहीं दूसरी तरफ सपोर्टर्स ने कहा कि ये एफर्मेटिव एक्शन हिस्टोरिकल सोशल इनजस्टिसेस को एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है और सभी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को बराबर की अपॉर्चुनिटीज देने की बात करता है। अब इन दो ग्रुप्स में बेहद आर्ग्यूमेंट्स हुए, बेहद टेंशन हो गया था। इस केस के जजमेंट के सामने बहुत से सोशल और लीगल चैलेंजेस भी आए। इस डिसीजन के रिकंसिडरेशन और रिव्यू के लिए बहुत सारी पिटीशंस फाइल हुई। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुए। ये कहा गया कि ये सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इन बहुत सारे चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ा। इस जजमेंट की बहुत ज्यादा लीगल स्क्रूटनी और इंटरप्रिटेशंस किए गए। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज पर इस केस के जजमेंट द्वारा इम्प्लीकेशंस की। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए प्रिंसिपल्स आज भी रिजर्वेशन पॉलिसीज को गाइड करते हैं। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट का और 50% कैप का इंट्रोडक्शन रिजर्वेशन पॉलिसी के की एलिमेंट्स आज भी हैं, जो एक बैलेंस्ड अप्रोच को एंश्योर करने के लिए बनाए गए थे। और इसीलिए इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क केस बन गया इंडिया का, क्योंकि इसने रिजर्वेशन पॉलिसीज को शेप अप किया। जहां एक तरफ इस केस में आए जजमेंट को सपोर्ट और क्रिटिसिज्म दोनों ही मिले, वहीं इस केस का इंडिया के सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप में जो इम्पैक्ट पड़ा था वो भी अनडिनाइबल है, मानना पड़ेगा उसको। इस केस की हियरिंग्स हुई और 1992 में ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये रिजर्वेशंस
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में अवेलेबल सीट्स में 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन नहीं दे सकता। 1992 में ही सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट दिया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और साथ में लाया गया था क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, जिसका पर्पस था ओबीसीज में से एक वेल्दियर लोगों के स्लैब को एक्सक्लूड करना, जिससे कि वो इस रिजर्वेशन द्वारा दिए गए बेनिफिट्स को अवेल ना कर सकें। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकूं और डिस्कस कर सकूं। आगे आने वाली वीडियोस में हम और लैंडमार्क केसेस सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे नॉलेज विद चैट्स।